हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आप लोग का हमारे चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। तो लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम लोग लेके चल रहे थे, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। आगे अब हम लोग देखने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल कंसर्न क्या है, क्या क्या स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस कैसे हुआ, और अगर देखा जाए तो जॉन मेनार्ड केन्स, ठीक है ना, इनके द्वारा ही हमारे यहाँ या हम लोगों को एक्सटेंडेड पार्ट जो है माइक्रो का, यानी कि एक सेपरेट ब्रांच इकोनॉमिक्स का मिल पाया, जिसका नाम था मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो 1936 पोस्ट के बाद हम लोग अब सेपरेट ब्रांच के तौर पे इसको पढ़ते हैं। ऐसे तो 1936 हम लोग बोल सकते हैं कि 1936 ऐसा मार्केबल डेट है जिस समय मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो से हटके, ठीक है, मैक्रो का यानी कि इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट ब्रांच बना। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे सिलेबस में क्या क्या कुछ कवर करना है। तो अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला क्या चीज है वो, सबसे पहला होने वाला हमारा प्रिंसिपल कंसर्न ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स किन चीजों को डील करता है, या किन चीजों को वो कंसीडर करता है, या किन चीजों को बारीकी से ध्यान देता है, या फिर पूरा इकोनॉमी एज अ होल को अगर देखा जाए तो उसमें क्या चीजों को गौर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो पूरी मेरा एज अ इकोनॉमी देखा जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमी का अगर एम्प्लॉयमेंट का हम लोग बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या आता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल किया जाए, ठीक है, जॉब्स कैसे क्रिएट होगा ताकि हमारा कंट्री का जो है ना ओवरऑल जीडीपी का ग्रोथ। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि आउटपुट को इंक्रीज कर देना, यानी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन जैसे जैसे इंक्रीज होगा हमारा इकोनॉमिक स्टैंडर्ड भी रेज होगा। ठीक है, यानी कि कंट्री का जीडीपी भी रेज होता जाएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील ही करता है पूरी इकोनॉमी एज अ होल को। इसका मतलब है कि हम लोग डील करते हैं पूरी इकोनॉमी को एक साथ कंसीडर करते हैं, यानी डेवलपमेंट होगा तो एक दो का नहीं, पूरी सोसाइटी में रहे सभी लोगों का। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है, इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अगर प्रोडक्शन एक लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों के पॉकेट में बहुत ज्यादा पैसा है, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड बहुत हाई है। एग्रीगेट डिमांड मतलब डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि सोसाइटी में रह रहे सभी लोगों के द्वारा अगर गुड्स एंड सर्विसेज का, सभी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड एक साथ अगर रेज किया जाए ना तो उसे एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। अब सबको एक साथ मिलकर एग्रीगेट डिमांड अगर कर रहे हैं, इसका मतलब है लोगों के पॉकेट में इनकम ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक लगातार गुड्स का जो दाम होगा ना वो बढ़ता जाएगा। और गुड्स का अगर प्राइस बढ़ेगा तो वापस से क्या होगा, कंडीशन, सप्लाई बढ़ जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा। समझ में आया, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि सभी गुड्स का या सभी कमोडिटीज का प्राइस वापस से इंक्रीज होगा। प्राइस बढ़ने की वजह से जितने भी सेलर है एक साथ वापस से सेलिंग को बढ़ा देंगे। ठीक है ना, क्यों, अधिक प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। जैसे ही एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा और ये एग्रीगेट सप्लाई अगर एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो गया तो वापस सिचुएशन क्या हो जाएगा, मार्केट में कमोडिटी ज्यादा है और डिमांड कम है। ठीक है, इसका मतलब है कि लोग डिमांड कम करना शुरू करेंगे तो वापस से प्राइस क्या होगा, रिड्यूस होना शुरू होगा। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कैसे डील किया जाता है। प्राइस गिरेगा तो वापस से क्या होगा, डिफ्लेशन आ जाएगा मार्केट में, यानी कि मार्केट में मंदी छा जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ ये एक मैक्रो लेवल का इशू है जो हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है, यानी कि इन्फ्लेशन में प्राइस को कैसे मैनेज करना और डिफ्लेशन और डिफ्लेशन में कैसे प्राइस को मैनेज किया जाता है। जनरल प्राइस लेवल को कैसे कंट्रोल किया जाता है ताकि महंगाई बढ़े नहीं और मार्केट में मंदी भी ना चाहे। तो अभी हम लोगों ने बात किया डिप्रेशन। ठीक है ना, डिप्रेशन मतलब एड्रेस करना इकोनॉमिक डाउनटर्न को। आउटपुट जो हमारा एक लगातार गिर रहा है। अब आउटपुट गिरने का कारण क्या है, आउटपुट गिरने का कारण है कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम है, यानी लोगों के पॉकेट में खर्च करने के लिए पैसा कम है, तो जिसकी वजह से जो प्लान्ड आउटपुट होगा वो मेरा क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। अब आउटपुट रिड्यूस होने की वजह से मेरा एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगा। एम्प्लॉयमेंट गिरने की वजह से क्या होगा, वापस से हम बोल सकते हैं कि मेरा जीडीपी में डाउनफॉल आएगा। जीडीपी में डाउनफॉल आने का मतलब है वापस से डिमांड में रिडक्शन, एग्रीगेट डिमांड में। तो ये सिचुएशन डील करेगा ना डिप्रेशन को, क्योंकि आउटपुट ही रिड्यूस हो जाएगा अगर लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं है तो ये सारा का सारा जो भी हम लोग अभी की कंसर्न देख रहे हैं ना, वो सारा का सारा किसी एक पर्सन का इशू नहीं है, पूरी इकोनॉमी में इसको देखा जाता है। ये कंसर्न जब एज अ होल इकोनॉमी पूरे कंट्री लेवल पे जब हम लोग डील करते हैं ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो एस्पेक्ट। ठीक है, चल तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लास 11 में हम लोगों ने माइक्रो पढ़ा था, क्लास 12 में हम लोगों
अब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो क्या कुछ दोनों के बीच में डिफरेंस है वो देखते हैं। तो एक साइड हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे साइड हमने मैक्रो को लिख रखा है। सबसे पहला टर्म जो है, मान लो हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जो डील करता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो डील करता है क्या चीज को, स्टडी या इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसी भी इंडिविजुअल लेवल पे, या तो हाउस होल्ड या इंडिविजुअल या किसी एक फर्म या एक इंडस्ट्री, ठीक है। जब ये किसी इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाता है ना, तो इस स्टडी को हम लोग माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो का मतलब ही होता है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि किसी एक इंडिविजुअल का इकोनॉमिक प्रॉब्लम या एक इंडिविजुअल का इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करे। और जब हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। इसका मतलब हुआ इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि एक से ज्यादा पूरी इकोनॉमी के लोगों का, और यहाँ पे डील होता है सिर्फ इकोनॉमी में रह रहे किसी भी इंडिविजुअल का। अब वह या तो वो इंडिविजुअल आदमी होगा, ठीक है, या एक हाउस होल्ड हो गया, एक फैमिली, या हम बात कर सकते हैं कोई एक फर्म या एक ऐसा इंडस्ट्री जो किसी एक प्रोडक्ट लाइन को डील कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टडी करेगा, स्टडी इकोनॉमी एज अ होल को। सेकंड आता है फोकस्ड ऑन रिसोर्स एलोकेशन। तो अगर हम बात करें इसका कोर फोकस कहाँ पे है, ठीक है ना, कोर फोकस पार्ट, तो वो होगा रिसोर्स एलोकेशन को लेके। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक प्रॉब्लम को लेकर डील करता है, वो क्या है, रिसोर्स को एलोकेट करना सही जगह, ताकि सोसाइटी में रह रहे हर एक इंडिविजुअल को सेटिस्फैक्शन हो, और अगर एग्रीगेट में देखा जाए तब सभी लोगों का वेलफेयर हो सके। जबकि मैक्रो एक बहुत लार्ज कॉन्सेप्ट है, इससे कई बड़ा है, और ये डील करता है फोकसेस ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही होता है एक से ज्यादा लोगों को रोजगार देना। अब एक से ज्यादा रोजगार होंगे तो सभी के पॉकेट में पैसा आएगा ना। सभी के पॉकेट में अगर पैसा आना शुरू होगा तो अब सोच के देखो क्या होगा। अगर सबके पॉकेट में पैसा आना शुरू होगा तो इसके वजह से लोग अपना डिमांड को बढ़ा देंगे। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो मेरा प्लांट आउटपुट जो है ना वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब प्लांट आउटपुट बढ़ने की वजह से कंट्री में एम्प्लॉयमेंट और तेजी से बढ़ेगा और कंट्री का जीडीपी बढ़ता ही जाएगा, जिसकी वजह से फिर से एग्रीगेट डिमांड लोगों का बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि मैक्रो एस्पेक्ट जो है ना वो पूरा का पूरा आउटपुट ऐसा होल पे फोकस करता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट पे, पूरा का पूरा कंट्री का एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है ना, ये यूज करता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, और मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज करता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब सर ये होता क्या है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, दोनों में क्या फर्क है? तो देखो क्लास, अगर हम लोग बात करेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के बारे में तो हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट। इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट, बाकी अदर मार्केट कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी अदर मार्केट जो है ना उसको हम लोग क्या मानेंगे, बाकी अदर मार्केट को हम लोग मान लेंगे कांस्टेंट, और सिर्फ मूवमेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट किसमें होगा, एक ही मार्केट में होगा, बाकी सारा मार्केट को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। जैसे अगर किसी गुड्स को लेके अगर हम लोग बात करें, कोई भी ये गुड, तो मूवमेंट इससे वो गुड में होगा, बाकी लेबर हो गया या कैपिटल मार्केट हो गया, सब में क्या होगा, बाकी अदर चीजों को कांस्टेंट मान के चला जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाना हम लोग को। अब मोर डीप एग्जांपल से समझाओ सर, तो चलो हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम वैल्यू, ठीक है ना, पार्शियल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो मान लो अगर हम आपको समझाते हैं कि टी का प्राइस बढ़ गया, तो टी का प्राइस बढ़ने से टी का डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, टी का डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो टी का डिमांड होगा रिड्यूस, समझ में आ गया। अब टी का डिमांड जैसे ही रिड्यूस होगा सर, इसका सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है ना, मान लो कॉफी, कॉफी का फिर डिमांड बढ़ जाएगा, क्या होगा, कॉफी का डिमांड मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है, कॉफी का डिमांड इंक्रीज होगा। तो हम क्या बोले कि सिर्फ और सिर्फ टी के प्राइस, टी का डिमांड बढ़ने से, या हम बात करते हैं टी के प्राइस में इंक्रीमेंट आने से, तो हम लोगों ने क्या बात किया, पार्शियल इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है ना। यानी कि टी क्या है, टी का अगर प्राइस हम लोग बढ़ा देते हैं, यानी टी का प्राइस बढ़ने से क्या होगा, टी का जो डिमांड है वो रिड्यूस होगा, और वहीं दूसरी तरफ कॉफी का जो डिमांड है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बाकी जो भी मार्केट है ना हम उस पर कोई भी असर नहीं देख रहे, ठीक है, सभी को कांस्टेंट मान के चले। तो इस प्रकार का सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जिसमें एक मार्केट पे ध्यान दिया जाता है, बाकी मार्केट कांस्टेंट रहता है। अब सर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पे हमारा फोकस होता है, ठीक है ना, कि इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट फॉर्म। हम लोग क्या बोलेंगे इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम इन ऑल
मार्केट। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो हमने बोला कि टी का जो है ना, टी का प्राइस हमने बढ़ाया, जिसकी वजह से टी का जो डिमांड है वो क्या हो गया, रिड्यूस होना शुरू हो गया। अब टी का डिमांड रिड्यूस हुआ, ठीक है, टी का जैसे ही मार्केट में डिमांड रिड्यूस होगा उसी समय जो प्रोड्यूसर होगा वो अपना जनरल जो भी एम्प्लॉयमेंट लेवल है ना उसको रिड्यूस कर देगा। अब एम्प्लॉयमेंट एक लगातार इकोनॉमी में घटना शुरू हो गया, जिसके वजह से क्या होगा, वापस से एम्प्लॉयमेंट के घटने से, ठीक है ना, लोगों के फिर पॉकेट में इनकम क्या होगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट के घटने से क्या होगा, जीडीपी पे असर होगा, हमारा जीडीपी घट गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड वापस से लो हो जाएगा, लोग फिर से लो डिमांड करना शुरू करेंगे कि लोगों के पॉकेट में कम पैसा ही नहीं है, डिमांड फिर से कम होना शुरू होगा। तो डिमांड कम होने की वजह से टी का जो प्राइस है वो वापस से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। यानी कि हमने क्या देखा कि सिर्फ टी का प्राइस घटने से उसका, सिर्फ टी का प्राइस बढ़ने से उसका डिमांड में थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। डिमांड डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट घटना शुरू हुआ, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट घटने की वजह से जीडीपी में भी चेंजिंग आया, जीडीपी घट गया। अब इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट घटने की वजह से लोगों के पॉकेट में वापस से पैसा कम हुआ, तो एग्रीगेट डिमांड घट गया। एग्रीगेट डिमांड घटने की वजह से टी का प्राइस वापस से रिड्यूस हो गया। यानी कि यहां पे हम लोग बात करते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के बारे में, यानी कि इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट फॉर्म। तो हर मार्केट फॉर्म में हम लोग क्या देख लिए कि गुड का जो मार्केट था उसमें चेंजिंग देखने को मिला, गुड्स का। इसके साथ साथ हमको लेबर का मार्केट में भी चेंजिंग देखने को मिला, और इसके साथ साथ कैपिटल का भी मार्केट चेंजिंग देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे टी का प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, ठीक है, तो जिसके वजह से प्लांट आउटपुट भी जो है ना वो भी रिड्यूस हो जाएगा, तो कैपिटल मार्केट भी रिड्यूस हो गया ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में सिर्फ एक मार्केट फॉर्म में को स्टडी किया जाता है, बाकी सारा मार्केट फॉर्म को कांस्टेंट मान के। और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम लोग सभी मार्केट को स्टडी करते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी मार्केट फॉर्म को कांस्टेंट नहीं माना जाता है, यानी एक साथ सारा मार्केट फॉर्म असर कर रहा है और पूरे इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम लोग बात करें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि कंज्यूमर डिमांड हो गया, प्रोड्यूसर सप्लाई हो गया, ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं। फोकस एरिया क्या होगा किसी भी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से। लेकिन जब हम लोग मैक्रो के बारे में बात करेंगे तो ये किसी इंडिविजुअल का डिमांड को नहीं शो करेगा, ये शो करेगा डिमांड फॉर all the goods and services in the economy by all the consumer। तो सारे हाउस होल्ड के द्वारा सारे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड, ये क्या हो गया, ये हो गया स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वही सारा का सारा प्रोड्यूसर्स मिलके अगर सभी कमोडिटी का सप्लाई कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ये जो डिफरेंस है वो सभी बच्चों का पक्का हो गया होगा कि सर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलो क्लास, अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर, ठीक है। अब हमारा कॉन्सेप्ट है द माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, ठीक है ना। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं जब दोनों का जिक्र हुआ है तो दोनों के बीच में टकराव भी होगा, ठीक है, दोनों के बीच में टकराव होगा। एक इधर से टकरा रहा है और एक इधर से टकरा रहा है, एक इसके हाथ पे भी हथियार है भाई, एक इसके हाथ पे भी हथियार है, देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है। तो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं माइक्रो मैक्रो के बीच में विरोधाभास भी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में थोड़ा सा क्या होता है ना, एक दूसरे पे टकराव भी हो जाता है, या हो सकता है जो चीज माइक्रो लेवल पे सही है वो मैक्रो पे गलत हो, या जो चीज मैक्रो के लिए सही है वो माइक्रो पे गलत हो। तो सर ये कैसे होगा, तो वो समझो। हम लोग क्या बोले, सपोज करो माइक्रो लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल सेविंग के बारे में, ठीक है, इंडिविजुअल सेविंग। अब ये है मेरा सोनू, ठीक है। अब सोनू डिसाइड करता है कि भैया पैसा को जमा करना होगा हम लोग को भविष्य के लिए, उसके बाद तो सिर्फ पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। अभी अकेला सोनू ने डिसाइड किया, एक और सोसाइटी में रह रहा है मोनू, ठीक है, एक और लड़का है मोनू। मोनू भी डिसाइड किया कि भैया के जैसा हम भी पैसा जमा करेंगे, वो अकेले कैसे पैसा जमा कर सकता है, हम भी पैसा जमा करेंगे, फिर मेरे पास भी होगा पैसा, हम सरप्राइज देंगे सोनू को। अब इन दोनों के जैसा ही एक और छोटा लड़का था, ठीक है, अब इसका नाम था टोनू, नाम कुछ भी हो सकता है। अब ये भी सेम चीज डिसाइड करता है कि हमने भी सेविंग करना है। तो माइक्रो लेवल पे हर इंडिविजुअल का सोच क्या हुआ कि फ्यूचर प्रोस्पेरिटी के लिए सेविंग बहुत जरूरी है भैया, ताकि हम लोग आगे चल के कुछ बड़ा करें। और ये बहुत अच्छा सोच है, सेविंग बहुत अच्छा चीज होता है ताकि भविष्य में होने वाला अनप्रिडिक्टेबल चीज को मीट किया जाए, ठीक है, जैसे कोई भी इमरजेंसी हो सकता है। लेकिन ये एक वर्च्यू था इसके लिए, ठीक है। अब यही हम बात करते हैं मैक्रो लेवल पे। तो अब इसके लिए देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि
इन तीनों ने डिसाइड करा कि हम सेविंग करते हैं। ठीक है, टोनो भी सोचा सेविंग करते हैं, मोनू भी सोचा सेविंग करते हैं, और साथ साथ सोनू भी सोचा कि भैया हम भी तो सेव करेंगे, हम क्यों ना सेव करें। अब देखो क्या होने वाला है कहानी, अगर सभी कोई मिलके ये सोच ले कि सेविंग करना जरूरी है, पैसा को बैंक में पैसा को सेव करना जरूरी, इसके वजह से क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर घट रहा है। एक्सपेंडिचर मतलब एग्रीगेट डिमांड घट रहा है, समझ रहे हो सभी कोई बच्चों। ठीक है, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है ना वो गिरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने तो डिसाइड किया सेविंग करने का। अब अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में जो भी प्लान्ड आउटपुट है वो तो बढ़ता ही जाएगा ना। ठीक है, अब बढ़ता जाएगा का मतलब यहां समझो हमने क्या बोला, अगर डिमांड एक लगातार गिरेगा तो जितना प्रोडक्शन पहले से हो रखा है वो तो कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि आउटपुट तो अपने जगह बढ़ा हुआ है और डिमांड कम है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि प्रोड्यूसर अब अपना आउटपुट को गिरा देगा। अब आउटपुट अगर गिरेगा तो आप समझ रहे हो इम्पैक्ट क्या होगा। जी हाँ, रिलेट करके देखो, बिल्कुल सही हो बच्चों। एम्प्लॉयमेंट सर वापस से गिरेगा, और अगर एम्प्लॉयमेंट गिरेगा सर तो देश भी गिरेगा, तो जीडीपी गिर जाएगा। और जीडीपी गिरने का मतलब है सर कि अब तो पॉकेट में पैसा है ही नहीं, अब तो पॉकेट में पैसा है ही नहीं। तो बड़ा खुश हो रहे थे सेविंग करने के लिए, अब करो सेविंग, अब नहीं करना है सर, अब नहीं करना है, बहुत रुला दिया। तो अब जीडीपी के गिरने से वापस क्या होगा, आप चाह के भी डिमांड नहीं कर पाएंगे सर। तो समझ में आया क्या विरोधाभास है दोनों का। तो क्या है कि जो चीज माइक्रो लेवल पे बहुत अच्छा लगता है ना सर, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पूरे इकोनॉमी पे हो सकता है थोड़ा सा हार्श हो, ठीक है, अच्छा ना रहे। तो इसीलिए हमेशा माइक्रो और मैक्रो एक साथ वर्क करे ये जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि माइक्रो पे सोचा गया चीज सही होता है लेकिन मैक्रो पर्सपेक्टिव से हो सकता है गलत है। यानी कि व्हाट इज लॉजिकल एट द माइक्रो मे लीड टू बी लॉजिकल एट द मैक्रो लेवल, मे नॉट बी, ठीक है, मे नॉट बी लॉजिकल एट द मैक्रो लेवल। तो हो सकता है जो चीज हमने माइक्रो लेवल पे सही सोचा हो वो बड़े स्तर पे पूरी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद ना हो सकता है वो क्या हो, वो थोड़ा सा लॉजिकली सही ना हो। अब वो लॉजिकली सही नहीं होगा, वो तो समझ में आ गया माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स के समझ के। तो चलो जी हाँ सर, अब ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज कहां तक होगा सर, कहां तक, कितने दूर तक मैक्रो इकोनॉमिक्स का सर यूज होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हम लोगों ने चैप्टर के शुरुआत में ही अपना सिलेबस को देखा था, प्रीवियस हम लोगों के जो भी हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो देखा है उसमें हम लोग देखा कि क्लास 12 के कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 12 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला जो पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मेरे कंट्री का नेशनल इनकम। तो सर मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद हमको पता चलता है सर नेशनल इनकम यानी पूरे इकोनॉमी का क्या इनकम है सर, इससे हमें पता चलेगा जीडीपी को निकालना, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निकालने में मदद मिलता है, कुछ और रिलेटेड एग्रीगेट। सर ये एनडीपी क्या होता है, और ये सर जीडीपी तो समझ में आ गया सर, ये एनडीपी। तो जो बच्चे एक्साइटेड हो एनडीपी को लेके वो फिलहाल अपना एक्साइटमेंट को थोड़ा सा शांत रखो। मोर एंड मोर हम लोग आगे सिलेबस कवर करने वाले हैं जिसमें हम लोगों को बहुत कुछ कवर अप करना है, इसमें हम लोग बहुत कुछ जानेंगे, ठीक है ना। तो बस इतना समझ जाओ कि नेशनल इनकम को कंप्यूट करना है, पूरे देश का आय निकालने के लिए हम लोग को मदद करता है मैक्रो लेवल पे स्टडी करना। इसके बाद सर मनी एंड क्रेडिट, यानी कि बैंक कैसे, कमर्शियल बैंक सब कैसे मनी को क्रिएट करती है, क्रेडिट कैसे क्रिएशन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे मनी को रेगुलेट करता है ताकि इन्फ्लेशन, ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन, एक मिनट इसे फिर से लिखा जाए, ठीक है, ताकि हमने क्या बोला, हमारा जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, या हमारा जो डिफ्लेशन है, महंगाई या मंदी, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या हुआ कि सरकार का नीति, ठीक है ना, जब भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उसे हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, और यही अगर मेरा आरबीआई अगर पॉलिसी बनाए, बैंक बनाए, तो उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो सरकार का क्या कुछ नीति होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेके और स्टेबिलिटी को लेके, ठीक है। सरकार का भी तो रोल होता है ना कि मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लोगों के पॉकेट में बहुत पैसा
पैसा है, महंगाई बढ़ रहा है, तो कंट्रोल कैसे करें, या मार्केट तो भैया गिरता ही जा रहा है, मार्केट को कैसे बैलेंस किया जाए। तो सारा गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। और हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा कि गवर्नमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरी इकोनॉमी एज अ होल के लिए वर्क करती है, यानी कि ये एक मैक्रो एलिमेंट हुआ। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप दूर दूर तक कहां कहां जा रहा है सर, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे टैकल किया जाए, क्या क्या कुछ कारण हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का, और रिमेडियल यानी कि मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज क्या क्या होगा जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा, तो लोगों के पॉकेट में होगा पैसा, यानी एग्रीगेट डिमांड वापस से इंक्रीज करेगा और इकोनॉमी जो है ना वो हो जाएगा स्टेबल। इकोनॉमी स्टेबल होगा तो सब कोई हो जाएंगे खुश। फिर होगा जनरल प्राइस लेवल को डील करना, यानी इकोनॉमी में सभी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस को मैनेज करना ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को डील किया जाए। और एट लास्ट एक्सचेंज रेट, ठीक है ना, एनबीओपी यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह क्या होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, इन सभी चीजों से मेरे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज पे क्या असर पड़ता है। तो हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये पूरी इकोनॉमी एज अ होल का स्टडी को डील करता है। समझ में आया। सिग्निफिकेंस या हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो क्या क्या है। सबसे पहला इकोनॉमिक डिस्क्रिप्शन, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है, हम लोग को मदद करता है, हेल्प करता है इकोनॉमिक डिस्क्रिप्शन को जानने के लिए। ये बताता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसा है या कैसा होने वाला है, यानी नेशनल इनकम हम एस्टिमेट कर पाते हैं किसके वजह से, मैक्रो इकोनॉमिक्स के वजह से ही। ये हमको हेल्प करता है नेशनल इनकम को निकालने में। ठीक है, इसके बाद एक रोड मैप क्रिएट करता है बिजनेस के लिए। अब रोड मैप क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ, ये हेल्पफुल होगा अगर हमने नेशनल इनकम निकाल लिया, ठीक है, तो हमें पता चलेगा हमारा इकोनॉमिक ट्रेंड किस ओर जा रहा है। यानी कि इकोनॉमिक ट्रेंड का मतलब कि कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है, कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड वो क्या है। सर लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि लोग सर अपना डिमांड को रिड्यूस कर दिए, सेविंग की ओर ज्यादा मूव कर रहे हैं। अब इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा पूरे इकोनॉमी में, जो साइकिल हम लोग अभी पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे सर, अब ये गवर्नमेंट को डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे नेशनल इनकम के थ्रू गवर्नमेंट को डेटा मिलता है जिससे गवर्नमेंट ये पता करती है कि कितने लोग पोवर्टी से घिरे हुए हैं, तो गवर्नमेंट पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को इनिशिएट करती है या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है अकाउंट में। डीबीटी आप लोग फैमिलियर हो गए इस वर्ड से या नहीं जानते हो, तो गवर्नमेंट उन गरीब पीपल के अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर करती है जो लोग मार्केट में इवन सारी गवर्नमेंट फैसिलिटी और सब्सिडी के बावजूद एक्सप्लॉइट होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली उनको बेनिफिट प्रोवाइड करती है उनके अकाउंट में कुछ हैंडसम मनी के साथ, मतलब छोटा सा। ठीक है ना, हम लोग बात कर सकते हैं कि इतना तो हो जाता है कि फैमिली को थोड़ा बहुत राशन मिल जाए। ठीक है, ये हो गया। या बात करें गवर्नमेंट का बहुत सारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन निकलता है। गवर्नमेंट को पता चलता है कि हमारे यहाँ ये जो इमेजिनरी लाइन है पॉवर्टी वाला, इसके नीचे कितने लोग लाई कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या क्या स्टेप टुक आउट किया जाए जिससे मेरे देश में गरीबी दूर हो। ठीक है, यानी एजुकेशन पे खासकर फोकस करना, हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना, टेक्निकल डिग्रीज प्रोवाइड करना, ठीक है, और इसके साथ साथ मेरे कंट्री में रोजगार को भी इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, और मैक्रो लेवल पे ग्लोबल इश्यूज को भी डील किया जाता है, जैसे इंटरनेशनल कंसर्न। अब ये क्या हो सकता है सर, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हो गया सर, कि हमने अपने कंट्री का करेंसी को डॉलर के एक्सचेंज में, ठीक है ना, क्या करना है, अपने करेंसी को डॉलर के कंपैरिजन में एक्सचेंज करना है। सर उसका क्या वैल्यू होना चाहिए, कितने वैल्यू पे हम लोग एक्सचेंज करेंगे, क्या ये फिक्स्ड होगा कुछ, या फिर हम लोग इसको करंट वैल्यू पे एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के थ्रू भी हमारा जो है ना कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा सर। अगर हमने ज्यादा एक्सपोर्ट किया तो समझ जाओ कंट्री में पैसा बढ़ेगा, और अगर हमने ज्यादा इंपोर्ट किया तो हमारे कंट्री में पैसा क्या होगा सर, कम होना शुरू होगा, फॉरेन एक्सचेंज गिर जाएगा, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे चल के पढ़ने वाले हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसका भी फ्लो हमारे कंट्री में अगर कोई बाहर कंपनी एमएनसीज अगर इन्वेस्ट करती है तो उसका पॉजिटिव आउटकम क्या क्या होने वाला है, या बहुत ज्यादा इंटरवेंशन इंटरनेशनल मार्केट का हमारे इकोनॉमी पे क्या असर डालता है। और एट लास्ट जो कि सबसे कॉमन टॉपिक है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमी जब पढ़ रहे हैं तो डेवलपमेंट दूर नहीं होगा इस वर्ड से, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत एसेंशियल है। क्यों, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, हमने 11 में पढ़ रखा है,
और रिसोर्स का सही तरीका से एलोकेशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि नीड एंड वांट्स अनलिमिटेड है। तो टैकल करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मतलब डेवलपमेंट होगा लेकिन फ्यूचर इन्वायरमेंट या फिर फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान रखते हुए, और फ्यूचर जो भी नीड है ना उसको हम लोग को कंसीडर करके चलना है, ताकि वो जो है ना वो बर्बाद ना हो। रिसोर्स ऐसे यूज करना है कि फ्यूचर में भी बना रहे। तो फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजीज फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है ना, यानी कि कुछ स्ट्रेटेजी लगाना है जिससे मेरा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट भी रहे और रिसोर्स कंजर्व रहे फ्यूचर नीड के लिए। अब क्या है कि टेक अवे, क्या कुछ हमने देखा? हमने सबसे पहले पढ़ा इमरजेंस के बारे में। हाँ सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमरजेंस कब हुआ? तो 1936 के ऑनवर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा एविडेंस में आया। डिस्टिंक्शन हमने देखा, माइक्रो मैक्रो एक दूसरे से अलग कैसे है। स्कोप हमने देखा, सेंट्रल इशू, ठीक है ना। इसके बाद माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्स, यानी कि दोनों हमेशा जरूरी नहीं है कि एक साथ वर्क करे तो दोनों एक साथ सही काम करते हैं। हो सकता है माइक्रो लेवल पे हमने सही सोच रखा है लेकिन वो मैक्रो लेवल पे कैसा हो, थोड़ा सा अगेंस्ट चला जाए कहानी। वो सेविंग वाला जो कहानी हम लोगों ने अब जस्ट अभी चैप्टर में पढ़ा। एट लास्ट एप्लीकेशन किस किस फील्ड में यूज हो सकता है? तो हम लोग ये पढ़े कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देश का कैसे पता चलेगा, ठीक है ना, यानी कि मैक्रो एस्पेक्ट पे हम लोग अगर स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हम लोग को क्या कुछ देखने को मिलता है? हम लोग को देखने को मिलता है अपने कंट्री का ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज वगैरह निकालती है, या फिर मेरे कंट्री में बिजनेस डिसीजंस को लेके बहुत ज्यादा कुछ हेल्प मिलता है मैक्रो स्टडी करके, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स, ठीक है, जो हम लोगों ने एक चार्ट के थ्रू यहाँ पे बना रखा है। अब ये क्या है? हाँ, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कहाँ कहाँ तक जा रहा है सर? एम्प्लॉयमेंट को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके सर, कंजम्पशन, पूरा का पूरा हाउस होल्ड का स्पेंडिंग पैटर्न को बताता है ये। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस का एक्सपेंडिचर, कैपिटल, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पैसा किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा रहा है, पूरी सोसाइटी का टोटल डिमांड सारे गुड्स एंड सर्विसेज का, या एग्रीगेट सप्लाई, सम टोटल ऑफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग ऑल द कमोडिटीज एंड सर्विसेज इन द मार्केट, टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी और नेशनल इनकम, ठीक है। तो चलो क्लास, इसी के साथ क्लास 12 बच्चों, ठीक है ना, क्लास 12 के स्टूडेंट्स, हमारा पहला चैप्टर यहीं समाप्त होता है, यहीं पेंड होता है। क्या था पहला चैप्टर हमारा? इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। और बहुत जल्द हम लोग फिर से मिलेंगे अपने चैप्टर 2 की ओर, जहां हम लोग नेशनल इनकम को कवर करने वाले हैं, हमारा जो सबसे मेन चैप्टर और थीम होने वाला है। फिलहाल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन सेक्शन देख लिया कि सर ये इमरजेंस हुआ क्या और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली में होता क्या है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और अपने भी आसपास जितने भी दोस्त है, अपने पीयर ग्रुप से या फिर अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स, उन सभी को एक बार प्रेफर करो कि सर का वीडियो जरूर देखना, ठीक है। होप ऑल यू आर डूइंग वेल। टिल देन बाय बाय। तो हम लोग फिर से मिलेंगे आप, ठीक है, चलो।